हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर वन शॉट सीरीज। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नाम जो है इक्विलिब्रियम, वो इक्विलिब्रियम क्या डिफाइन करता है। लेट्स से मान लेते हैं इक्विलिब्रियम को अगर मैं बेसिक मैथमेटिक्स एग्जांपल से समझूँ तो इसका मतलब होता है इक्वल। जैसे फॉर एग्जांपल x प्लस वाई इज इक्वल्स टू एनी वैल्यू, मान लेते हैं a। तो ये जनरली हम लोग क्या बोल देते हैं, इक्वल बोल देते हैं। तो इसी से ही हम लोग को डिफाइन करते हैं रिएक्शन में इक्विलिब्रियम डिफाइन करते हैं। क्या डिफाइन करते हैं? इक्विलिब्रियम। अब देखो इक्विलिब्रियम जो होता है ना, एकदम अगर मैं बेसिक इंट्रोडक्शन से अगर मैं डिफाइन करूँ तो कैसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि भाई मान लेते हैं हमारे पास एक बाल्टी है। एक क्या है? बाल्टी है। अब इस बाल्टी में हमारे पास, मैं मान लेता हूँ कि यहाँ तक के एक लेवल तक के हमारे पास क्या है, पानी है। क्या है? पानी। अब ये पानी फिक्स मैं कुछ टाइम तक के छोड़ देता हूँ। लेट से कंसीडर कर लेते हैं कि यहाँ पे कोई भी इवेपोरेशन नहीं हो रहा है। क्या नहीं हो रहा है? नो इवेपोरेशन। क्योंकि इवेपोरेशन होगा तो पानी का जो वॉल्यूम होगा वो चेंज होगा, क्योंकि वो इवेपोरेट हो जाएगा। या यहाँ पे ही हम लोग लगा देते हैं एक क्लोज कंटेनर मान लेते हैं। तो अब देखेंगे धीरे 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 थोड़े टाइम बाद कि पानी का लेवल क्या है, सेम ही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एक इक्विलिब्रियम डिफाइन हो जाएगा। क्या डिफाइन हो जाएगा? इक्विलिब्रियम। कि भाई पानी का लेवल यहाँ पे क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। ठीक है। या इसी पे ही अगर मैं एक और एग्जांपल ले लूँ तो एक एग्जांपल हम लोग और लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि इसी बाल्टी में ना हम लोग मान लेते हैं कि भाई यहाँ पे छेद है। क्या है? छेद है। अब यहाँ पे अगर छेद है तो क्या हो रहा होगा, ये पानी यहाँ से गिर रहा होगा। और सेम यहाँ पे मैं ऊपर लगा देता हूँ टैप। क्या लगा देता हूँ? टैप। अब ये टैप से पानी आ रहा होगा तो सॉरी, अगर ये टैप से पानी आ रहा होगा तो मान लेते हैं यहाँ पे जो पानी गिर रहा है ना, ये गिर रहा है 2 बूंद पर सेकंड। कितना? 2 बूंद, 2 ड्रॉप्स पर सेकंड। और सेम यहाँ से आ भी कितना रहा है, 2 ड्रॉप्स पर सेकंड। बहुत स्लो आ रहा है मान सकते हैं, लेकिन कंसीडर एक असम्पशन माना है हम लोगों ने। अब देखो जैसे जैसे यहाँ से पानी आते जा रहा है और जैसे जैसे यहाँ से पानी बहते जा रहा है, तो दोनों का जो फ्लो है, फ्लो, वो फ्लो क्या है, इक्वल है। फ्लो क्या है, सेम ही है ना। फ्लो क्या है, दोनों का सेम है, पानी आने का भी और पानी जाने का भी। तो यहाँ पे अगर मैं थोड़ी देर बाद देखूंगा तो क्या पानी का जो लेवल है वो यहीं पे ही स्पेसिफिक नहीं रहेगा, यहीं पे ही रहेगा, क्योंकि जितना आ रहा है उतना ही जा रहा है। तो इसी को ही हम लोग डिफाइन करते हैं इक्विलिब्रियम। क्या डिफाइन करते हैं? इक्विलिब्रियम, है ना। अब देखो पहले जो हम लोगों ने लाया था, फिक्स पानी का लेवल फिक्स था, विदाउट कोई चेंजेस। पानी ना तो बह रहा था ना तो आ रहा था, है ना। तो वो था स्टैटिक, रुका हुआ। लेकिन अब इसमें क्या हो रहा है, पानी का फ्लो देखो ऊपर से भी आ रहा है और नीचे से भी आ रहा है। तो इसी इक्विलिब्रियम को अपन बोलते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। कौन सा इक्विलिब्रियम? डायनामिक। डायनामिक इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम तो है, बट ये कौन सा इक्विलिब्रियम है? डायनामिक इक्विलिब्रियम है। अब देखो जैसे कि मैंने तुमको बताया कि फॉर एग्जांपल इसी को ही मैं एक रिएक्शन में कंसीडर करता हूँ कि भाई एक रिएक्शन है ए प्लस बी जो कि कन्वर्ट हो रही है सी प्लस डी में। किसमें? सी प्लस डी में। तो अब देखो यहाँ पे मैं ना मान लेते हैं कि भाई हमारे पास दो तरीके की रिएक्शन हो सकती है। एक रिएक्शन ऐसी हो सकती है कि ये रिएक्शन ए प्लस बी डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाए सी प्लस डी में। और दूसरे तरीके की हमारी रिएक्शन क्या हो सकती है कि भाई ये वापस आ जाए, ए और बी वापस में इंटरकन्वर्टेबल। मतलब एक भाई एक टाइप की रिएक्शन हो सकती है इरिवर्सिबल, मतलब सिंगल डायरेक्शन रिएक्शन। और दूसरी क्या हो सकती है? रिवर्सिबल हो सकती है। क्या हो सकती है? रिवर्सिबल। अब इक्विलिब्रियम किस में डिफाइन होगा? देखो इक्विलिब्रियम डिफाइन होने के लिए ना, इसका मतलब क्या होगा कि ए बी सी और डी में कन्वर्ट तो होना चाहिए, लेकिन ये सी और डी वापस से किस में कन्वर्ट होना चाहिए? ए और बी में कन्वर्ट होना चाहिए। मतलब एक कंटेनर में अगर मैं यहाँ पे मिक्सचर ले लूँ तो इसमें ए और बी का मिक्सचर तो हो ही हो, ए प्लस बी, ये तो होना ही चाहिए। और साथ में सी और डी का भी मिक्सचर होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि कंसनट्रेशन ज़्यादा ए की हो, बी की हो, सी की हो, डी की। कंसनट्रेशन से कोई लेना नहीं, मिक्सचर दोनों का होना चाहिए। और ये जो चारों मिक्सचर, चारों के कंपाउंड, चारों जो कंपोनेंट के मिक्सचर होंगे वो कांस्टेंट हो जाना चाहिए बाय द टाइम। बाय द टाइम क्या हो जाना चाहिए? कांस्टेंट हो जाना चाहिए। तो ऐसे टाइम पे, ऐसी मोमेंट पे हम लोग इसको डिफाइन करेंगे कि भाई ये इक्विलिब्रियम पे है। लेकिन क्या ये इरिवर्सिबल में हो सकता है? ए और बी पूरा का पूरा सी और डी में कन्वर्ट हो जाए तो क्या ए और बी बचेगा? नहीं। तो इरिवर्सिबल में ये हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते। तो इक्विलिब्रियम जो डिफाइन होता है वो किस में डिफाइन होता है? रिवर्सिबल रिएक्शन में डिफाइन होता है। अब देखो अगर रिवर्सिबल रिएक्शन में भी डिफाइन करेंगे तो कैसे? देखो कांस्टेंट करना है अपने को कंसंट्रेशन, तो उसके लिए क्या होता है कि भाई जब कभी भी कोई भी एक रिएक्शन हो रही है, जैसे लेट से ऊपर वाली रिएक्शन ही ए प्लस बी गोज टू सी प्लस डी, तो इसमें ए और बी सी और डी में कन्वर्ट हो रहा होगा, तो इसको अपन बोलेंगे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। और यही रिएक्शन क्या हो रही होगी? बैकवर्ड आ रही होगी, है ना। सी और डी किस में आ रहा होगा? ए और बी में। तो ये जाएगा हमारा रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो जब कभी भी हमारा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और जब कभी भी रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दोनों क्या हो जाए? सेम हो जाए। क्या हो जाए? सेम। तो ऐसे टाइम पे, ऐसे मोमेंट पे हम लोग डिफाइन करते हैं कि यहाँ पे क्या आ गया है? इक्विलिब्रियम आ गया है। क्या आ गया है? इक्विलिब्रियम।
ठीक है। तो अब देखो इक्विलिब्रियम होने के लिए यहाँ पे ना कुछ ग्राफ्स हमको रिप्रेजेंट कर देते हैं, और एग्जामिनर कभी कभी पूछता है कि भाई बताओ कौन सा इक्विलिब्रियम है अपना, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं पहले ग्राफ की बात करूँ तो यहाँ पे ऐसा कुछ जाएगा, यहाँ पे अपने को दे देगा, बोलेगा भाई अरे यार नाटक क्यों कर रहे हैं, यहाँ पे अपने को बोल देगा कि भाई ये कॉन्सेंट्रेशन है और ये क्या है, टाइम है, और ऐसे ग्राफ देगा, ठीक है। ये पहले ये ग्राफ देगा ऐसे, और ये ऐसे, ऊपर वाला बोल देगा रिएक्टेंट है और नीचे वाला बोल देगा प्रोडक्ट है। तो बहुत सारे बच्चों को क्या लगता है ना, ये देखो कि बाय द टाइम एक आर और पी मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन सेम हो गई, तो ये क्या हो जाएगा भाई, अपना इक्विलिब्रियम हो जाएगा। भाई एग्जैक्टली ये तो इक्विलिब्रियम है, लेकिन एग्जामिनर इसी को ही काउंटर बैक करने के लिए ना दो अलग अलग ग्राफ और दे देगा। जैसे सबसे पहला ग्राफ देगा, ऐसे देगा, यहाँ पे ऊपर आर की कंसंट्रेशन कांस्टेंट कर देगा ऐसे, ठीक है, और यहाँ पे ये, तो इसकी भी कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो गई। ये रिएक्टेंट का है और ये प्रोडक्ट का है। अब बोलेगा बताओ इन दोनों में से कौन सा तुम्हारा, सॉरी ये तुम्हारा इक्विलिब्रियम का है या नहीं। तो देखो ये भी तुम्हारा इक्विलिब्रियम का है, इक्विलिब्रियम का ग्राफ है। क्यों? क्योंकि इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन कांस्टेंट होनी चाहिए, सेम हो या ना हो उससे लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे ये जो इक्विलिब्रियम है इसको बोलते हैं अर्ली इक्विलिब्रिया। क्या बोलते हैं? अर्ली इक्विलिब्रिया। मतलब इसमें जो के की वैल्यू होगी, के क्या होता है अभी आगे बताऊंगा, जिसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, उसमें के की वैल्यू बहुत कम होगी। सेम ऐसी एक और ग्राफ बनेगा जिसमें अपन देखेंगे, यहाँ पे देखो ऐसा सेम, यहाँ पे कंसंट्रेशन होगा जैसे ऊपर ग्राफ में है, और यहाँ पे क्या होगा, प्रोडक्ट होगा, सॉरी प्रोडक्ट बोल रहा हूँ, यहाँ पे क्या होगा, टाइम होगा इस एक्सिस पे। और यहाँ पे अब ये आर की जो कंसंट्रेशन होगी ना बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, और यहाँ पे प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन होगी वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो देखो यहाँ पे क्या है, पी की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है और आर की कंसंट्रेशन बहुत कम है। तो यहाँ पे भी क्या है, इक्विलिब्रियम तो है, लेकिन ये इक्विलिब्रियम बहुत लेट आ रहा है। क्या आ रहा है? लेट आ रहा है। मतलब इसमें के की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी, मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा गया होगा, मतलब प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा बना होगा, बराबर है। तो ये हमारा क्या है, बेसिक इक्विलिब्रियम एंड इक्विलिब्रियम का ग्राफ। अब देखो इक्विलिब्रियम को जनरली मैं डिफाइन करता हूँ, तो इक्विलिब्रियम जो होगा अपने पास वो दो टाइप का हो सकता है। कितने टाइप का हो सकता है? दो टाइप का। एक सबसे पहले मान लेते हैं अपन होमोजीनियस। क्या 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 हो सकता है? होमोजीनियस इक्विलिब्रिया हो सकता है। और दूसरा क्या हो सकता है अपने पास? हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया हो सकता है। क्या हो सकता है? हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया। अब होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में क्या होता है? होमोजीनियस में यहाँ पे क्या होगा, जब कभी भी सेम फेस इन्वॉल्व होंगे, क्या होंगे, सेम फेस इन्वॉल्व होंगे, सेम फेस। और यहाँ पे अगर इक्विलिब्रिया आ जाए, है ना, जैसे मान लेते हैं कि एक रिएक्शन है ए गैसेस और वो कन्वर्ट हो रही है बी गैस में, है ना। देखो यहाँ पे ए और बी का जो फेस है वो क्या है, सेम है, गैसेस ही है। तो इस इक्विलिब्रियम को अपन बोलेंगे होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। लेकिन सेम ऐसी अगर मैं दूसरा एग्जांपल लूँ यहाँ पे, चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे अपने पास I2 सॉलिड है और ये कन्वर्ट हो रहा है I2 वेपर में। किस में कन्वर्ट हो रहा है? I2 गैसेस में, है ना। तो यहाँ पे देखो जो अपने पास फेस है वो फेस क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ये सॉलिड से ये किस में जा रहा है, गैसेस में जा रहा है। तो इसको अपन बोलेंगे हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, फेस चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है? फेस चेंज हो रहा है ना। अब देखो इसी से ही अगर मैं आगे बढ़ूंगा तो अपने पास इक्विलिब्रियम के तीन टाइप हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। कितने टाइप डिफाइन कर सकते हैं? तीन टाइप। सबसे पहले देखो इक्विलिब्रियम की बात करें अगर हम लोग इक्विलिब्रियम, तो अपने पास इक्विलिब्रियम कितने टाइप का होता है? तीन टाइप का होता है। सबसे पहला टाइप अपना क्या होगा, वो होगा फिजिकल इक्विलिब्रियम। कौन सा इक्विलिब्रियम? फिजिकल इक्विलिब्रियम। दूसरा इक्विलिब्रियम कौन सा होगा अपना? केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम। और तीसरा अपने पास जो होगा वो होगा आयनिक इक्विलिब्रियम। अब देखो फिजिकल, केमिकल और आयनिक क्या होता है, तो देखो जब कभी भी कोई भी ऐसा इक्विलिब्रिया जिसमें सिर्फ और सिर्फ फिजिकल चेंजेस होंगे, क्या होंगे? फिजिकल चेंजेस। रिएक्शन इन विच ओनली फिजिकल चेंजेस अकर, फिजिकल चेंजेस अकर, या फिर फिजिकल चेंजेस इन्वॉल्व, ठीक है। या रिएक्शन ना लिख करके मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, इक्विलिब्रियम लिख देता हूँ। इक्विलिब्रियम इन विच ओनली फिजिकल चेंजेस अकर, ठीक है। तो इसको अपन बोलेंगे फिजिकल इक्विलिब्रियम। जैसे अभी ऊपर एग्जांपल लिया अपन कि I2 अपने पास सॉलिड है, ये कन्वर्ट होगा किस में, I2 गैसेस में। तो यहाँ पे देखो फिजिकल चेंजेस आया या नहीं आया, जैसे सॉलिड से यहाँ पे गैसेस आ गया। और अगर इसी का ही एग्जांपल देखेंगे अपन तो अपने पास H2O है, ये लिक्विड है, ये किस में जाएगा, वेपर में जाएगा। किस में जाएगा? वेपर में, H2O वेपर। तो यहाँ पे भी देखो फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं। लेकिन सेम ऐसी अगर मैं केमिकल की बात करूँ तो यहाँ पे क्या होगा कि भाई इक्विलिब्रियम, ऐसा इक्विलिब्रियम इन विच केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्विंग
विच इन्वॉल्विंग केमिकल रिएक्शन बराबर है। केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होगा इसमें, जैसे कि अपने पास मान लेते हैं कि भाई H2 प्लस Cl2 रिएक्ट कर रहा है और ये रिएक्ट करके अपने को बनाएगा भाई HCl, 2 मोल्स ऑफ HCl। तो यहाँ पे अगर इक्विलिब्रियम आता है तो इसको अपन बोलेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम। सेम ऐसी अगर बात करेंगे केमिकल आयनिक इक्विलिब्रियम में, तो आयनिक इक्विलिब्रियम में क्या होगा कि इक्विलिब्रियम विच इन्वॉल्व आयंस, है ना, विच इन्वॉल्व आयंस। जैसे फॉर एग्जांपल अपने पास H2O है, इसी को ही बात करें तो यहाँ पे H प्लस OH माइनस में टूटता है। इसी के अलावा अगर यहाँ पे एक एग्जांपल और ले लें अपन, तो एक एग्जांपल और लेते हैं अपन, तो वो अपने पास क्या है, फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड ले लेते हैं, CH3COOH, ये टूटेगा और ये किस में टूटता है, CH3COO माइनस प्लस H प्लस, लेकिन ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये वापस भी जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आयंस इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो इसको अपन बोलेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम, जो कि हमारा अगला टॉपिक है। केमिकल इक्विलिब्रियम हमारा ये टॉपिक है ना। तो अब देखो फिजिकल इक्विलिब्रियम में कुछ थोड़े बहुत चीज़ें अपन में डिफाइन कर देता हूँ। जैसे सबसे पहले अगर मान लेते हैं जब कभी भी इक्विलिब्रियम सॉलिड और लिक्विड में इन्वॉल्व होगा, किसमें इन्वॉल्व होगा, सॉलिड एंड लिक्विड, ठीक है, इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग इन सॉलिड एंड लिक्विड। जैसे लेट्स से मान लेते हैं अपन कि भाई अपने पास एक H2O है, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड में है, ये डिसोसिएट हो रहा है या कन्वर्ट हो रहा है H2O लिक्विड में, डिसोसिएट नहीं, कन्वर्ट हो रहा है ये लिक्विड में, बराबर है। तो देखो यहाँ पे ये जो प्रोसेस है सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना, इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं फ्यूजन। क्या बोलते हैं, फ्यूजन। तो यहाँ से बैकवर्ड जो आएगा इसको बोलते हैं अपन क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन, ठीक, सॉरी कंडेंसेशन बोल रहा हूँ, कंडेंसेशन तो वेपर से लिक्विड में आता है, ठीक है। इसको बोलते हैं अपन क्रिस्टलाइजेशन, क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा कि भाई जितने स्पीड से सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है उतने ही स्पीड से लिक्विड सॉलिड में भी कन्वर्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे अपन सिंपली इसको क्या बोल सकते हैं कि रेट ऑफ फ्यूजन ऑफ H2O solid is equals to rate of crystallization of H2O liquid, ऐसा होना चाहिए। तब हमारा क्या होगा, ये भाई सॉलिड लिक्विड में इक्विलिब्रियम होगा। सेम ऐसे ही अगर मैं दूसरा इक्विलिब्रियम डिफाइन करूँ तो दूसरा इक्विलिब्रियम अपन कैसे डिफाइन कर सकते हैं, किसमें डिफाइन कर सकते हैं, वो बोल सकते हैं भाई अपन लिक्विड एंड गैस के बीच में। किसके बीच में, लिक्विड एंड गैस। जैसे H2O लिक्विड कन्वर्ट इनटू H2O वेपर, है ना। तो देखो सेम यहाँ पे भी इस प्रोसेस में अगर ये लिक्विड से वेपर जा रहा है तो इसको बोलते हैं वेपराइजेशन। क्या बोलते हैं, वेपराइजेशन। और ये अगर वेपर से लिक्विड की तरफ आ रहा है तो इसको बोलते हैं कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। तो अगर इसमें अगर मैं डिफाइन करूँ कि भाई इसमें मेरे को डिफाइन करना है तो कैसे डिफाइन करेंगे अपन, तो यहाँ पे अपन सिंपल बोल सकते हैं रेट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ H2O लिक्विड शुड बी इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन ऑफ H2O वेपर, ये होना चाहिए। सेम ऐसे ही एक और अपन डिफाइन कर सकते हैं, वो कैसे डिफाइन कर सकते हैं, थर्ड वाला भाई सॉलिड एंड लिक्विड के बीच में, सॉरी सॉलिड एंड गैस के बीच में, जिसको अपन प्रोसेस को नाम देते हैं सब्लिमेशन। क्या नाम देते हैं, सब्लिमेशन, है ना। तो देखो अब यहाँ पे मान लेते हैं कि भाई अपने पास क्या है, H2O है, ये सॉलिड में है जो कि डायरेक्टली कन्वर्ट होता है H2O गैसेस में, गैसेस में वेपर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, वेपर। तो इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। फिर कहाँ लिख रहा हूँ मैं, इसको बोलते हैं अपन सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। और इसी में से ही अगर इसी को ही वापस अगर मैं लेकर के आऊँ, सब्लिमेशन से वापस यहाँ पे लेके आऊँ, तो इसको बोलते हैं डी सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं, डी सब्लिमेशन, ठीक है, डी सब्लिमेशन। अब देखो डी सब्लिमेशन हो गया। अब यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो दोनों के रेट क्या होने चाहिए, रेट ऑफ सब्लिमेशन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ डीसब्लिमेशन। तो यहाँ पे अपना क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पे अपन इक्विलिब्रियम डिफाइन कर देंगे। ये तो हो गया फिजिकल इक्विलिब्रियम। अब हमारा मेन जो टॉपिक है ना वो है अपना इक्विलिब्रियम इन केमिकल इक्विलिब्रियम। क्या है, केमिकल इक्विलिब्रियम।
इक्विलिब्रियम। अब देखो केमिकल इक्विलिब्रियम को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले अपने पास लॉ ऑफ एक्टिव मास अपने को आना चाहिए। क्या आना चाहिए? लॉ ऑफ एक्टिव मास। देखो लॉ ऑफ एक्टिव मास, लॉ ऑफ मास एक्शन, सिंपल से अगर मैं बोलूँ तो क्या बोलता है? लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन। सिंपली अगर एकदम सिंपल में डिफाइन करूँ तो क्या बोलता है कि भाई जो भी रेट ऑफ द रिएक्शन है, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल कोई भी एक रिएक्शन है, ए जारी है एक रिएक्शन और प्रोडक्ट में, किस में जारी है? प्रोडक्ट में, ठीक है। तो उसका सिंपल अगर मैं यहाँ पे डिफाइन करूँ तो वो क्या बोलता है कि रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन जो भी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, रिएक्टेंट के एक्टिव मास पे वो बोलता है। किस पे बोलता है? एक्चुअली वो बोलता है एक्टिव मास पे, बट अपन यहाँ पे लेते हैं कि भाई रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन रेज टू देयर अपना ऑर्डर होता है, यहाँ पे क्या होता है? ऑर्डर। बट इक्विलिब्रियम में इसी ऑर्डर को हम लोग स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट डिफाइन कर देते हैं। क्या डिफाइन कर देते हैं? स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। बट ये ऑर्डर होता है, यहाँ पे ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको ऑर्डर ना लिख करके, क्योंकि इक्विलिब्रियम के हिसाब से मैं इसको एन लिखता हूँ। क्या लिखता हूँ? एन, एन ए है। तो अब देखो यहाँ पे ही अगर मैं इसी में ही मैं आगे बढ़ूँ तो यहाँ पे अगर ये जो होता है इसको बोलते हैं अपन एक्टिव मास। क्या बोलते हैं? एक्टिव मास। अब ये एक्टिव मास हम लोग कैसे, किस तरीके से निकालेंगे? तो देखो जब कभी भी तुम एक्टिव मास देखोगे ना, तो एक्टिव मास को निकालने के लिए अगर फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कोई भी सॉल्यूशन में अगर मैं डिफाइन कर रहा हूँ, किस में डिफाइन कर रहा हूँ? सॉल्यूशन में। तो जो भी एक्टिव मास उसका होगा वो होगा उसकी कंसंट्रेशन के बराबर। किसके बराबर? कंसंट्रेशन के बराबर। अब देखो कंसंट्रेशन तुम अलग अलग टर्म में डिफाइन कर सकते हो, जैसे मोलैरिटी में डिफाइन करते हो तो मोलैरिटी में भी डिफाइन करते हो। तो जनरली हम लोग यहाँ पे जो लेते हैं मोलैरिटी में लेते हैं, इसमें जनरली मोलैरिटी में लेते हैं, ठीक है। यहाँ लिख दे रहा हूँ जनरली, जनरली, ठीक है। अब देखो कभी कभी गैसेस भी इन्वॉल्व होती है, तो जब कभी भी गैस इन्वॉल्व होती है तो जो उसका एक्टिव मास होता है वो उसके प्रेशर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? प्रेशर के बराबर, PRESSUR। अब देखो यहीं पे ही ना कभी कभी अपने पास प्योर सॉलिड या फिर प्योर लिक्विड आ जाता है। क्या आ जाता है? लिक्विड। तो उसके लिए उसका जो एक्टिव मास है वो कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1। ये ध्यान रखना है। अब देखो जब कभी भी कोई भी आप कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करोगे तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कर दिया है, तो इसके लिए ऐसी स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करना है। क्या यूज़ करना है? स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। अब मान लेते हैं जो रिएक्शन अपन ऊपर लिख रहे थे, जैसे फॉर एग्जांपल अपने पास क्या थी रिएक्शन? A + B गोज़ टू C + D। चलो यहाँ पे मैं स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट भी लगा देता हूँ, स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है। ये थोड़ा सा आगे इधर आ जाओ, ठीक है। स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट लगा देते हैं AA BB CC और ये DD, ठीक है। अब देखो रेट, ये रिएक्शन आगे की तरफ जाएगी तो इसको बोलेंगे अपन कौन सी रिएक्शन? फॉरवर्ड रिएक्शन। और ये रिएक्शन पीछे की तरफ आ रही है तो इसको क्या बोलेंगे? बैकवर्ड रिएक्शन। तो देखो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए ये जो है तुम्हारा रिएक्टेंट है। क्या है? रिएक्टेंट। और जो बैकवर्ड रिएक्शन है उसके लिए तुम्हारा रिएक्टेंट क्या है? ये रिएक्टेंट है। क्या है? ये रिएक्टेंट है। तो अब अगर मैं यहाँ से अगर मैं डिफाइन करूँगा, क्या डिफाइन करूँगा? डिफाइन रेट ऑफ द रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड। अब F लिख देते हैं तो ये क्या होगा? KF, क्योंकि K क्या है? रेट कांस्टेंट है ना। तो अब KF इक्वल टू A की पावर A, B की पावर B, B की पावर B। सेम ऐसे ही रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन भी डिफाइन करेंगे तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या हो जाएगा? KB A की रिएक्टेंट, बैकवर्ड रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट ये है तो C की पावर C इंटू D की पावर D। अब देखो जब यहाँ पे अपन बोलेंगे कि एट इक्विलिब्रियम, जैसे ही बोलेंगे क्या बोलेंगे? एट इक्विलिब्रियम। एट इक्विलिब्रियम जब तुम बोलोगे तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि भाई यहाँ पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, है ना। जब कभी भी तुम ये बोलोगे तो भाई ये दोनों सेम है। अब ये दोनों अगर सेम है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? KF इंटू A की पावर A, B की पावर B इक्वल टू KB C की पावर C इंटू D की पावर D। अब देखो यहाँ से ही अगर मैं इसको इक्वेशन में लेके आऊँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको, K वाले टर्म को एक तरफ ले और कंसंट्रेशन वाले टर्म को एक तरफ, तो KF बाय KB इज इक्वल्स टू C की पावर C इंटू D की पावर D अपॉन A की पावर A इंटू B की पावर B, है ना। तो ये हो गया B की पावर स्मॉल b,
ये हो गया। अब देखो ये जो है ये दोनों कांस्टेंट ही है, तो जब कभी भी इस कांस्टेंट को तुम देखोगे तो यहाँ पे एक नया कांस्टेंट डिफाइन करते हैं, इसी को ही अपन बोलते हैं के इक्विलिब्रियम। क्या? के इक्विलिब्रियम। लेकिन इसी को ही अपन कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में है, ये कौन से टर्म में है? कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में है। तो जब कभी भी ये कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में होता है तो अपन इसको लिखते हैं भाई के सी। क्या लिखते हैं? के सी। तो के सी क्या हो जाएगा अपने पास? सी की पावर सी डी की पावर डी अपॉन ए की पावर ए इंटू बी की पावर बी। ये तुम्हारे पास है के सी। क्या है? के सी। अब देखो जब कभी भी रिएक्शन में अपने पास क्या बोलते हैं, कोई भी स्टीशियोमेट्री, लाइक स्टीशियोमेट्री ना बोल सकते, मैं तुम लोग को बोल देता हूँ प्रेशर वाला टर्म आ जाए। क्या आ जाए? स्टीशियोमेट्री तो लेके आएंगे क्योंकि यहाँ पे ए बी सी डी क्या है? स्टीशियोमेट्री है। अगर कभी भी अपने पास प्रेशर वाला आ जाए तो देखो सबसे पहले तो सिंपली इसको देखो, इस रिएक्शन को, ये अपने पास रिएक्शन है और सिंपली मैंने इसको कैसे डिफाइन किया, जो के इक्विलिब्रियम है कैसे डिफाइन हो रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो सेम ऐसी अगर मेरे पास कोई भी एक प्रेशर वाली रिएक्शन आ गई, जैसे मान लेते हैं कि भाई अपने पास आ गया ए गैस है प्लस बी गैस है, ठीक है, और यहीं पे ही ये कन्वर्ट हो रहा है सी इंटू सी गैस में, सी मोल्स ऑफ सी गैस में प्लस डी मोल्स ऑफ डी गैस में, ठीक है। तो अगर मैं इसका के पी डिफाइन करूँगा, क्या डिफाइन करूँगा? के पी। तो अगर मैं इसका के पी डिफाइन करूँगा तो इसका के पी कैसे डिफाइन करेंगे? तो इसका के पी डिफाइन करेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ सी की पावर सी इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ डी की पावर डी, पार्शियल प्रेशर ऑफ डी की पावर डी अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ ए की पावर ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी की पावर बी। ये तुम्हारा क्या है? के पी डिफाइन हो गया। क्या डिफाइन हो गया? के पी, मतलब इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। सेम, ये कुछ और नहीं, जैसे यहाँ पे अगर अपन बात करेंगे, ये क्या है? के सी है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। तो सेम ये भी क्या है अपने पास? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। अब एग्जामिनर कभी कभी अपने को इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन निकलवा लेता है। क्या निकलवा लेता है? इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए भी सिंपल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कुछ नहीं करो, बस क्या करो अपन यहाँ पे अपने को क्या करना है कि भाई के एक्स, क्योंकि मोल फ्रैक्शन को एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, तो के एक्स इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सी की पावर सी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ डी की पावर डी अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ ए की पावर ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी की पावर बी। सिंपल, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। अब देखो यहाँ पे अपने को सबसे पहली चीज़ अपने को पढ़नी है कि भाई फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम, फैक्टर्स अफेक्टिंग के इक्विलिब्रियम, ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग। नेक्स्ट अपने को पढ़ना है फैक्टर्स अफेक्टिंग के इक्विलिब्रियम। तो देखो सिंपल अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे के इक्विलिब्रियम की जो वैल्यू होती है, वैल्यू, ठीक है, वैल्यू, इसको कोई भी मेजरेबल टर्म लाइक प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, कोई भी वो उसको चेंज नहीं कर सकता, मतलब इट कैन नॉट, मतलब लाइक एक्सेप्ट टेम्परेचर, एक्सेप्ट टेम्परेचर को अगर मैं छोड़ दूँ, इफेक्ट लिख रहा हूँ यार मैं, एक्सेप्ट टेम्परेचर, कोई भी मेजरेबल प्रॉपर्टी आ जाए वो के इक्विलिब्रियम की को चेंज नहीं कर सकती, के इक्विलिब्रियम को चेंज नहीं कर सकती है। सिर्फ और सिर्फ कौन कर सकता है? टेम्परेचर कर सकता है। तो टेम्परेचर से किस तरीके से डिपेंड करता है बता देता हूँ। जैसे देखो टैम्परेचर से डिफाइन करने के लिए अपने को थर्मोडायनेमिक की हेल्प थोड़ी सी लेनी होगी। तो देखो थर्मोडायनेमिक में हम लोग पढ़ते हैं कि भाई डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम, माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम। अब यहीं पे ही अपन डेल्टा जी नॉट की एक और फार्मूला पढ़ते हैं, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट, ठीक है। अब ये पढ़ते हैं अपन स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। तो अगर यहाँ से मैं वैल्यू रखूँगा तो सिंपली अगर इक्वेशन को सिंप्लीफाइड करेंगे तो एल एन के इक्विलिब्रियम इक्वल टू डेल्टा एस नॉट अपॉन आर माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन आर। तो जब तुम इस इक्वेशन को समझोगे, देखो समझो कि भाई यहाँ से ना डेल्टा एच की वैल्यू दो तरीके की होती है। एक डेल्टा एच अगर मान लेते हैं कि भाई एंडोथर्मिक है ना, क्या है? एंडोथर्मिक। तो डेल्टा एच ग्रेटर देन जीरो होगा तो ये क्या हो जाएगा अपने पास? एंडोथर्मिक। और दूसरा डेल्टा एच जीरो लेस देन जीरो है तो ये क्या हो जाएगा? एक्सोथर्मिक। तो जब कभी भी अगर केस एक्सोथर्मिक का है, किसका है? एक्सोथर्मिक, किसका?
एक्सोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक में यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, तो ये नेगेटिव नेगेटिव मिला के पॉजिटिव हो जाएगा। तो एल एन के इक्विलिब्रियम क्या है, टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जब कभी भी एक्सोथर्मिक है तो डेल्टा एच जो होगा वो लेस देन ज़ीरो होगा, और लेस देन ज़ीरो होगा तो एल एन या के इक्विलिब्रियम, सिंपली अगर मैं बोलूँ के इक्विलिब्रियम जो होगा वो इन्वर्स रिलेशन होगा टेम्परेचर के साथ। किसके साथ, इन्वर्स रिलेशन होगा टेम्परेचर के साथ, मतलब टेम्परेचर बढ़ाओगे के इक्विलिब्रियम कम होगा। सेम ऐसी अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि भाई ये एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, कौन सा प्रोसेस होता है, एंडोथर्मिक। तो एंडोथर्मिक में डेल्टा एच की वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन जीरो। तो ये प्लस माइनस माइनस होता, अब माइनस होता तो देखो नेगेटिव में टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उल्टा इफेक्ट होगा। तो इसका मतलब कि डिनोमिनेटर से ऊपर की तरफ कंसीडरेशन मिल रहा हूँ, नेगेटिव वैल्यू है डाउन द रूट, तो ये वैल्यू बढ़ेगी। तो इसका मतलब के इक्विलिब्रियम जैसे जैसे तुम बढ़ाओगे वैसे वैसे, मतलब टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे तुम्हारा के इक्विलिब्रियम भी क्या होगा, बढ़ेगा। यही तुम्हारा टेम्परेचर के साथ इफेक्ट है, इसके अलावा और भी कोई इफेक्ट नहीं होता है। हाँ, एक छोटा मोटा सिंपल मैं बोल सकता हूँ कि अलजेब्रा ऑफ के इक्विलिब्रियम दूसरा फैक्टर अपन बोल सकते हैं, अलजेब्रा ऑफ के इक्विलिब्रियम। अलजेब्रा मतलब क्या, सिंपली देखो जब स्टीशियोमेट्रिक कॉफिशिएंट चेंज होता है, क्योंकि देखो ऊपर जितनी भी इक्विलिब्रियम की अपन इक्वेशन लिखे, के सी लिखें चाहे के पी लिखें कुछ भी लिखें, उसमें अपने पास क्या है भाई, सी की पावर सी, डी की पावर डी, ए की पावर ए, बी की पावर बी, मतलब स्टीशियोमेट्रिक कॉफिशिएंट चेंज होगा ना तो के की वैल्यू भी थोड़ा बहुत फ़र्क होगी। देखो जैसे कैसे चेंज होती है, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं अपन कि अपने पास कोई भी एक रिएक्शन है, कोई भी एक रिएक्शन, अब मान लेते हैं ए गोज़ टू बी, ठीक है, इसका के इक्विलिब्रियम लेट से कि भाई के इक्विलिब्रियम था। अब मैंने इसी इक्वेशन को क्या किया है, एन से मल्टीप्लाई कर दिया, किससे मल्टीप्लाई कर दिया है, एन ए गोज़ टू एन बी। तो अब यहाँ पे क्या होगा, के इक्विलिब्रियम जो है वो, अब नया के इक्विलिब्रियम आ जाएगा, तो के इक्विलिब्रियम वन बोल सकता हूँ मैं इसको। तो ये पुराने वाले से किस तरीके से रिलेशन होगा, पुराना वाला के इक्विलिब्रियम की पावर में एन, इस तरीके से ये होगा, ठीक है। लेकिन यहीं पे अगर मैं मान लेता हूँ कि भाई कोई भी एक डिवाइड कर देते हैं अपन स्टीशियोमेट्री से, 1/n इंटू 1/n बी, तो अब जो नया के इक्विलिब्रियम आएगा, के इक्विलिब्रियम 2, वो क्या होगा, पुराने वाले से रिलेशन निकालो, ये इसका क्या था के इक्विलिब्रियम, तो इसका भी के इक्विलिब्रियम ही होगा, लेकिन अब 1/n है ना तो पावर में भी 1/n आएगा। जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई में पावर में n आया था, तो वैसे ही यहाँ पे डिवाइड में पावर में n आएगा, क्या आएगा, पावर में n, ठीक है। अब देखो जैसे अब मान लेते हैं कि भाई अपने पास रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से करते हैं अपन इसको, ठीक है। जैसे अगर मान लो कि भाई अपने पास रिएक्शन रिवर्स कर दी, क्या कर दिया अपन, रिएक्शन रिवर्स कर दी, रिवर्स इन द सेंस मान लेते हैं अपने पास ए कन्वर्ट हो रहा है बी में, अपने पास इसका के इक्विलिब्रियम का था के इक्विलिब्रियम, ठीक है, या के सी सिंपल। अब इसको मैंने रिवर्स किया तो ये बी गोज़ टू ए हो जाएगा, बी गोज़ टू ए। तो अब इसका नया के इक्विलिब्रियम जो डिफाइन होगा, वापस से मैं इसको के इक्विलिब्रियम 1 लिखता हूँ, तो ये हो जाएगा 1/k सॉरी गाइस, ये 1/k इक्विलिब्रियम हो जाएगा, सिंपल। इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं अपने को डिफाइन करना है, ठीक है। जैसे अब मान लेते हैं जब कभी भी कोई भी दो रिएक्शन को अपन ऐड करते हैं, क्या करते हैं, ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल ए कन्वर्ट हो रहा है बी में, और यहाँ से बी कन्वर्ट हो रहा है सी में, ठीक है, सी कन्वर्ट हो रहा है डी में, तीनों का इक्विलिब्रियम डिफाइन कर देते हैं। इसका डिफाइन करते हैं K1, इसका डिफाइन करते हैं K2, इसका डिफाइन करते हैं K3, ठीक है। तो अब अपने को ये इक्वेशन अगर अपन प्लस करते हैं, प्लस प्लस प्लस, तो बी बी कैंसिल, सी सी कैंसिल, तो यहाँ से ए गोज़ टू डी, ए गोज़ टू डी। तो अब अपने पास K4 क्या होगा, तो K4 जब कभी भी प्लस करोगे तो सारे का मल्टीप्लिकेशन कर दो, K1 इंटू K2 इंटू K3, सिंपल। इस तरीके से अपने को करना है। अब देखो एक चीज़ और, जैसे कि मैंने ऊपर ही बता दिया था कि के इक्विलिब्रियम की वैल्यू जो होती है वो किसी भी के इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा, जो कि ली-चैटलियर प्रिंसिपल में अपन पढ़ेंगे। लेकिन किसी भी मेजरेबल प्रॉपर्टीज़ की वजह से, लाइक कंसंट्रेशन, प्रेशर, वॉल्यूम, ये सबसे के की वैल्यू को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये ध्यान रखना, ठीक है, ये ध्यान आप लोग को रखना है। अब देखो दो चीज़ सबसे पहले इंपॉर्टेंट पढ़ लेते हैं, उसके बाद अपन थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं। जैसे सबसे पहले अपने को पढ़ना है भाई रिलेशन, क्या पढ़ना है, रिलेशन। अब रिलेशन किसके किसके बीच में, तीन तरीके की अपन के पी मतलब के इक्विलिब्रियम डिफाइन करते हैं। एक के सी इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, और एक इन टर्म्स ऑफ
मोल फ्रैक्शन। ठीक है, अब एग्जामिनर कभी कभी क्या करता है, अपने को केसी और केपी दे देगा और बोलेगा के एक्स बताओ, या एग्जामिनर बोलेगा केसी ले लो केपी बताओ, के एक्स ले लो केपी बताओ या केसी बताओ, तो कैसे बताएंगे? तो देखो उसके लिए रिलेशन, सबसे पहले रिलेशन बिटवीन केसी एंड केपी। तो देखो केसी एंड केपी के अगर बीच में रिलेशन अगर डिफाइन करोगे तो ऐसे डिफाइन कर सकते हैं अपन, केपी इज इक्वल्स टू केसी इंटू आर टी की पावर डेल्टा एन जी। इक्वेशन डिराइव करने में मतलब डिराइव कर सकते हैं लेकिन टाइम वेस्ट होगा, तो मैं डायरेक्टली इक्वेशन लिख दिया। अब देखो यहाँ पे ना पावर में डेल्टा एन जी लिखा है, तो एन जी का मतलब है कि भाई मोल्स, मतलब मोल्स सिर्फ उसी के ही कंसिडर करना है जो गैशियस फेज में। जैसे मान लेते हैं अपन डीकम्पोजिशन ऑफ एक रिएक्शन मान लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, तो ये क्या होता है, सॉलिड में होता है। अब ये टूटता है CaO, ये भी सॉलिड होता है, प्लस CO2 में, ये गैस होती है। तो अगर मैं इसका डेल्टा एन जी निकालूंगा, क्या निकालूंगा, डेल्टा एन जी, तो ध्यान रखना इसका डेल्टा एन जी, देखो ये सॉलिड है तो इसको कंसीडर नहीं करना, ये भी सॉलिड है इसको नहीं कंसीडर करना, ये गैस है इसको कंसीडर करना है, सॉलिड और प्योर लिक्विड का नहीं करते हैं। तो 1 माइनस प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में 0, तो डेल्टा एन जी इसका कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ऐसा सिर्फ और सिर्फ मोल्स ऑफ गैशियस फेस ही देखना है। और डेल्टा एन जी सिंपली अपन क्या बोल सकते हैं, यहाँ मैं लिख दूँ अगर, तो ऐसा मैं बोल सकता हूँ कि डेल्टा एन जी इक्वल टू मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इन गैशियस फेस माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इन गैशियस फेस। ठीक है, ठीक है, ये होता है डेल्टा एन जी। अब देखो डिपेंडिंग अपॉन डेल्टा एन जी की वैल्यू ही हम लोग यहाँ पे डिफाइन करते हैं कि के सी और के पी में से कौन सा बड़ा है। जैसे डेल्टा एन जी की वैल्यू सबसे पहले अगर मैं बोलूँ तो डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 1 मतलब 1 से बड़ी हो सकती है सिंपली, मतलब 0 से बड़ी पॉजिटिव वैल्यू ले सकते हैं अपन कि भाई वो क्या है, डेल्टा एन जी इज़ ग्रेटर देन 0। अगर डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0 है तो ऊपर वाला जो रिलेशन है अपने पास के पी इज इक्वल्स टू के सी इंटू आर टी की पावर डेल्टा एन जी। इससे अगर तुम देखोगे तो अगर ये वैल्यू 0 से बड़ी है मतलब पॉजिटिव वैल्यू है, तो इसका मतलब ये टर्म को अपन के सी मल्टीप्लाई करेंगे तो के पी यहाँ से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा के सी से। सेम अगर डेल्टा एन जी की वैल्यू लेस देन 0 है तो उसका उल्टा कर दो, तो के पी क्या हो जाएगा, लेस देन के सी। सेम लास्ट अगर डेल्टा एन जी की वैल्यू ग्रेट इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब के पी इक्वल टू के सी है। ठीक है, ये 3 एग्जाम में कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेता है, तो इस वजह से डायरेक्ट इसको आप लोग याद रखना है। ठीक है, अब देखो लास्ट में क्या है, के पी एंड के एक्स के बीच में रिलेशन, के पी एंड के एक्स के बीच में रिलेशन। तो के पी एंड के एक्स के बीच में रिलेशन निकालना है तो सिंपल रिलेशन डिराइव भी कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, क्या है, के पी इक्वल टू के एक्स इंटू पी टोटल, ठीक है, इसकी पावर डेल्टा एन जी। वापस से डेल्टा एन जी अपने पास क्या है, वही मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इन गैशियस फेस माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इन गैशियस फेस। अब देखो वापस से यहाँ से ना 2 चीज़ें निकल के आ सकती है। अब देखो आर टी की वैल्यू तो 1 नहीं हो सकती थी ना, क्योंकि आर की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, टेम्परेचर तो 1 रखो कुछ भी तो आर की वैल्यू फ़र्क नहीं पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे ना एग्जामिनर कभी कभी पूछ लेता है कि भाई कब, वैन के पी इक्वल टू के एक्स होगा, तो एग्जामिनर ना नीचे 2 ऑप्शन देता है, एक देता है कि एट डेल्टा एन जी इक्वल टू 0 और दूसरा ऑप्शन दे देता है कि पी टोटल इक्वल टू 1। ठीक है, पी टोटल इक्वल टू 1 और तीसरा ऑप्शन देगा बोथ ऑफ देम। तो एग्जाम बच्चे लोग क्या करते हैं ना, इनको ये रटाया होता है डेल्टा एन जी इक्वल टू 0 और वो खुश होकर मार्क कर देते हैं। लेकिन भाई पी टोटल अगर 1 रख दो, क्या रख दो, 1 की टोटल प्रेशर 1 है और पावर में 1000 रख दो वैल्यू, तो भी आंसर 1 ही आएगा, तो कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं मल्टीप्लाई में, तो आंसर तुम्हारा क्या हो जाएगा, बोथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बोथ। ठीक है, अब देखो अब यहाँ से ही ना अपने को यूनिट देखना है, क्या देखना है कि भाई एग्जामिनर कभी कभी पूछ लेता है यूनिट, कि भाई यूनिट ऑफ के पी के सी, यूनिट ऑफ के पी एंड के सी। ठीक है, यूनिट ऑफ के पी एंड के सी। अब सर के एक्स क्यों नहीं बता रहे भाई, क्योंकि के एक्स क्या होती है, यूनिटलेस होती है, सिंपल सी बात। ठीक है, अब देखो यूनिट ऑफ के पी एंड के सी सिंपल, तो यहाँ पे अगर मैं के पी एंड के सी की यूनिट डिफाइन करूँगा तो सबसे पहले के सी की यूनिट डिफाइन कर सकते हैं। तो के सी क्या है, कंसनट्रेशन है, और कंसनट्रेशन किस में होती है, कंसनट्रेशन किस में होती है, किसमें होती है कंसनट्रेशन, मोलैरिटी में लिखते हैं, और मोलैरिटी की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर, है ना, मोल पर लीटर की पावर
डेल्टा एन जी, ये रख दो, सिंपल है। ठीक है, सेम ऐसे ही अगर मैं बात करूँ प्रेशर को निकालेंगे तो के पी इक्वल टू क्या है, के पी इक्वल टू क्या है, प्रेशर किस में लिखते हैं, एटीएम में या बार में, तो एटीएम में लिख लो, बार में लिख लो, किसी में भी, की पावर डेल्टा एन जी। ठीक है, ठीक है, डेल्टा एन जी। ध्यान रखना एटीएम बार जिसमें रखना चाहो उसमें रख सकते हो, वरना ऐसा नहीं कि सर एटीएम बोले तो अपन बार में रख रहे हैं, आंसर गलत है, नहीं है भाई, एग्जामिनर के हिसाब से देखो, क्योंकि प्रेशर की यूनिट एटीएम भी ले सकते हैं, बार भी ले सकते हैं। ठीक है, उस हिसाब से अपन देख लेंगे। अब देखो, अब जो इतना सब कुछ हम लोगों ने पढ़ लिया ना कि भाई के पी के सी इक्विलिब्रियम क्यों पढ़ रहे हैं, तो इक्विलिब्रियम पढ़ने का ना सबसे सिंपल तरीका एप्लीकेशन, अपन इसका एप्लीकेशन क्या है, क्या इससे समझ में आएगा अपने को। तो देखो इसके ना दो एप्लीकेशन है मेजर, अपन देखेंगे तो दो एप्लीकेशन अपने को पढ़ना है। सबसे पहले अपने को पढ़ना है कि भाई अपने को एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन बताना है, क्या बताना है, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। अब एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन में अपने को क्या देखना है, देखो अगर मैं के पी की वैल्यू, के की वैल्यू बता दूँ, फॉर एग्जाम्पल लेट से मैंने बताया कि के इक्विलिब्रियम की वैल्यू है अपने पास 10,000 है, 10 की पावर 4 है ना, तो इसका मतलब रिएक्शन जो है आगे की तरफ, क्योंकि के इक्विलिब्रियम को डिफाइन करने के लिए अपन क्या बोलते हैं, रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिवाइड बाय रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो इसका मतलब कि भाई ये आगे वाला टर्म ये क्या है, बहुत ज़्यादा है, ये क्या है, बहुत ज़्यादा है। अगर ये ज़्यादा है तभी तो अपने पास के इक्विलिब्रियम की वैल्यू ज़्यादा आ रही है, और अगर ये ज़्यादा है तो सिंपली मैं क्या बोल सकता हूँ कि रेट रिएक्शन जो होगा प्रोडक्ट की तरफ फेवर करेगा, रिएक्शन जो होगा कहाँ की तरफ फेवर करेगा, प्रोडक्ट की तरफ फेवर करेगा, किसकी तरफ, प्रोडक्ट की तरफ फेवर करेगा। तो जब कभी भी के की वैल्यू, के इक्विलिब्रियम की या के की वैल्यू सिंपली 10 की पावर 3 से ज़्यादा आती है, किससे, 10 की पावर 3 से ज़्यादा आती है, तो इसमें सिंपल मैं बोल सकता हूँ कि भाई जो प्रोडक्ट होगा ना, जो प्रोडक्ट होगा वो बहुत ज़्यादा होगा रिएक्टेंट से, किससे, रिएक्टेंट से बहुत ज़्यादा होगा। या सिंपली अगर देखो प्रोडक्ट यहाँ पे ज़्यादा बन रहा है तो इसका सिंपल मीनिंग यहाँ पे मैं क्या निकाल सकता हूँ कि प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा एज़ कम्पेयर टू ये लेस स्टेबल होगा, ये क्या होगा, लेस स्टेबल। ठीक है, अब यहीं से एक बात और देखो, अगर प्रोडक्ट मेरा बहुत ज़्यादा बन रहा है तो इसका मतलब सिंपली मैं बोल सकता हूँ कि रिएक्शन नियरली जो होगी वो कंप्लीशन पे होगी, नियरली मतलब 100% नहीं, अगर कंप्लीट हो गई होगी तो इक्विलिब्रियम कैसा, तो रिएक्शन क्या होगी, नियरली कंप्लीशन पे होगी। तो इस वाले में भी हम लोग स्टडी नहीं करते हैं क्योंकि ये रिएक्शन बहुत फास्ट होती है, तो इक्विलिब्रियम वगैरह यहाँ पे निकाल पाना मतलब प्रैक्टिकल इसका नहीं है। आप लोग को न्यूमेरिकल वगैरह दे सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल लाइक आप प्रैक्टिकल जब करोगे तो इसमें नहीं, आप इसका प्रैक्टिकल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि के की वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो रिएक्शन प्रोडक्ट की तरफ ही फेवर करेगी। सेम ऐसे ही दूसरे में ही अगर के इक्विलिब्रियम की वैल्यू क्या हो जाए, लेस देन 10 की पावर -3 हो जाए, ठीक है, लेस देन 10 की पावर -3, तो सिंपली वापस से इस समय क्या होगा कि के बी की वैल्यू क्या है, बहुत ज़्यादा है। अगर के बी की वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब के इक्विलिब्रियम की वैल्यू क्या है, बहुत कम। अगर ये के इक्विलिब्रियम की वैल्यू कम आ रही है सॉरी, तो ये क्या डिफाइन करता है, ये डिफाइन कर रहा है कि भाई जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है, अब की बार किसकी कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू प्रोडक्ट, एज़ कम्पेयर टू प्रोडक्ट। और अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो इसका मतलब ये क्या है, ये मोर स्टेबल है, और ये क्या है, लेस स्टेबल है। अगर ये मोर स्टेबल है तो इसका मतलब रिएक्शन क्या हो रहा होगा भाई, रिएक्शन जस्ट स्टार्ट हुई होगी, रिएक्शन मतलब बहुत ज़्यादा आगे भी नहीं जाएगी, रिएक्शन क्या हुई है, जस्ट स्टार्ट हुई है, क्या हुई है, स्टार्ट। ठीक है, जस्ट स्टार्ट हुई है और रिएक्शन जो आ गया है बहुत जल्दी आ गया, लाइक अर्ली इक्विलिब्रिया वाला फेस है ये, कौन सा फेस है, अर्ली इक्विलिब्रिया वाला फेस है। ठीक है, अब देखो, अब अगर वैल्यू इन दोनों के बीच में आ गई, जैसे कि भाई 10 की पावर 3 से बड़ी हो और 10 की पावर 3 से छोटी हो, तो इस समय जो अपन डिफाइन करेंगे कि भाई प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट के जो है, प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट के जो है वो लगभग 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 ठीक ठाक अमाउंट है, क्या है, लगभग ठीक ठाक अमाउंट है अपने पास। ठीक है, ठीक ठाक अमाउंट है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे कि भाई इसमें अपन एक्चुअल स्टडी करते हैं इक्विलिब्रियम, इसकी इसमें अपन एक्चुअल स्टडी करते हैं इक्विलिब्रियम।
ठीक है। अब इसके बाद ही ना अपन अपने को नेक्स्ट इसका एप्लीकेशन आ जाता है डायरेक्शन। क्या आ जाता है? डायरेक्शन। कि भाई इसको देख करके, के की वैल्यू को देख करके, इक्विलिब्रियम की वैल्यू को देख करके अपने को बताना है कि भाई डायरेक्शन रिएक्शन का क्या होगा। आप कैसे बताएंगे? तो देखो, डायरेक्शन निकालने के लिए ना, जब कभी भी आपको डायरेक्शन पे सवाल है तो सबसे पहले आपको रिएक्शन क्वेश्चन निकालने आना चाहिए। क्या निकालने आना चाहिए? रिएक्शन क्वेश्चन। रिएक्शन क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन। अब रिएक्शन क्वेश्चन कैसे लिखते हैं? तो भाई देखो, रिएक्शन क्वेश्चन लिखने का जो तरीका होता है ना, वो कैसे होता है? वो सिंपल, जैसे मान लो अपने पास कोई भी एक रिएक्शन जा रही है, ए प्लस बी गोज टू सी प्लस डी, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन को लिखेंगे अपन, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में क्या है? सी की पावर सी, डी की पावर डी, अपॉन ए की पावर ए इंटू बी की पावर। अल्लाह सर, ये तो सेम इक्विलिब्रियम की तरह ही अपन लिख रहे हैं। तो भाई देखो, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन जो होता है ना, मैथमेटिकली अगर लिखूंगा यहाँ पे मैं, मैथमेटिकली कौन सी कली? मैथमेटिकली के इक्विलिब्रियम और क्यू जो होता है उसका रिप्रेजेंटेशन, उसका क्या? रिप्रेजेंटेशन सेम होता है। इसका मतलब ये नहीं कि दोनों की वैल्यू भी सेम, दोनों की वैल्यू सेम होती है लेकिन एक खास टाइम पे सेम होती है, ठीक है। अब देखो, रिएक्शन क्वेश्चन जो है इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन सेम है, तो बच्चों को क्या लगता है कि सर इसकी वैल्यू हमेशा सेम आएगी, या एग्जामिनर अपने को दोनों कैलकुलेट करा लेगा तो दोनों की वैल्यू हम लोग सेम निकालेंगे। भाई एग्जामिनर इतना बड़ा गधा नहीं है कि वो तुमसे दोनों निकलवाएगा, उसको भी मालूम है दोनों के मैथमेटिकल एक्सप्रेशन सेम है, तो जब कभी भी तुम निकालोगे तो दोनों की वैल्यू सेम आएगी। तो देखो अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या होता है कि भाई ये जो होता है अपना, किसी भी लाइक रिएक्शन के दरमियान अपन किसी भी टाइम पे अपन डिफाइन कर सकते हैं एट एनी इंस्टेंट ऑफ रिएक्शन। किस लिए? ये पता करने के लिए कि रिएक्शन कितनी ज़्यादा गई है या कितनी ज़्यादा नहीं गई है, ठीक है। तो अब देखो, ये जो होता है लाइक अगर एग्जामिनर अपने को पूछ ले कि भाई इसको देख करके कैसे बताओगे कि रिएक्शन का डायरेक्शन क्या है, तो देखो इसको देखेंगे तो इसमें तीन चीज़ आ सकती है। कितनी चीज़ आ सकती है? तीन। सबसे पहली चीज़ कि भाई क्यू जो हो अपने पास वो बराबर हो के, क्यू जो हो वो बराबर हो के। तो भाई बल्ले बल्ले, इस टाइम पे क्या है तुम्हारा? इक्विलिब्रियम। रिएक्शन किस पे है? एट इक्विलिब्रियम पे है। लेकिन अगर यहीं से ही अगर डिफरेंस हो जाए, क्यू की वैल्यू जो है वो छोटी हो जाए के से, क्यू की वैल्यू क्या हो जाए? छोटी हो जाए के से, तो अब क्या होगा कि भाई जब कभी भी ऐसा होगा तो रिएक्शन में देखो, क्यू इक्विलिब्रियम अभी आया नहीं है, इक्विलिब्रियम अभी लेके आना है अपने को, है ना, क्योंकि क्यू की वैल्यू निकालें तो इक्विलिब्रियम आगे है। तो अब इक्विलिब्रियम तक पहुंचने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? रिएक्शन को थोड़ा आगे की तरफ जाना पड़ेगा। तो रिएक्शन क्या होगा? रिएक्शन आगे की तरफ जाएगी, रिएक्शन विल गो फॉरवर्ड, ठीक है। रिएक्शन कहाँ पे जाएगी? फॉरवर्ड जाएगी, ठीक है। या इक्विलिब्रियम सिंपली फॉरवर्ड की तरफ शिफ्ट होगा, ठीक है। लेकिन सेम ऐसे ही अगर मैं बात करूँ, क्यू की वैल्यू क्या हो जाए? छोटी हो जाए के से। किससे? क्यू की वैल्यू क्या हो जाए? छोटी हो जाए के से, ठीक है। तो अब नहीं, दोनों सेम ही लिख दिया क्या? क्यू की वैल्यू क्या हो जाए? बड़ी हो जाए, ठीक है, माय मिस्टेक। क्यू की वैल्यू क्या हो जाए? बड़ी। तो अब इसमें क्या होगा? इक्विलिब्रियम पीछे रह गया, अपन आगे आ गए, तो रिएक्शन कहाँ पे जाएगी? रिएक्शन विल मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन। रिएक्शन कहाँ पे जाएगी? बैकवर्ड जाएगी, ठीक है। तो ये अपने पास सिंपल है। अब देखो यहाँ पे ना कभी कभी एग्जामिनर अपने को पूछ लेता है कि भाई ये रिएक्शन देख के बताओ कि ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी या नहीं होगी। के इक्विलिब्रियम की वैल्यू से अपने को पूछ लेता है। थर्ड इसका एप्लीकेशन है, थर्ड एप्लीकेशन स्पॉन्टेनिटी के बारे में। किसके बारे में? स्पॉन्टेनिटी के बारे में। तो स्पॉन्टेनिटी के बारे में देखने के लिए भाई सिंपल, अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक रिलेशन बताया था, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस RT ln के इक्विलिब्रियम। तो भाई देखो सिंपल है, थर्मोडायनेमिक अगर आपने पढ़े हो तो आपको पता होगा कि जब कभी भी डेल्टा जी नॉट की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, मतलब लेस देन जीरो आ रही है, या सिंपली मैं बोल देता हूँ कि अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है, क्या आ रही है? नेगेटिव है, तो इसका मतलब रिएक्शन क्या है? स्पॉन्टेनियस। क्या है? स्पॉन्टेनियस, है ना, मतलब खुद ब खुद वो रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। तो अगर के इक्विलिब्रियम की वैल्यू एल एन के इक्विलिब्रियम की वैल्यू अपने पास क्या आ जाए? एक से ज़्यादा आ जाए, मतलब बड़ी आ जाए, पॉजिटिव वैल्यू आ जाए। क्या आ जाए? पॉजिटिव वैल्यू। तो ये सिंपली क्या होगा? ये क्या करेगा भाई कि भाई रिएक्शन की किस तरफ लेके जाएगा? स्पॉन्टेनियस की तरफ। अगर एल के इक्विलिब्रियम की वैल्यू लेस देन 1 आ जाए तो वो रिएक्शन को कहाँ लेके चले जाएगा? नॉन स्पॉन्टेनियस की तरफ
ले जाएगा, किसकी तरफ ले जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस की तरफ। अब देखो, अब रिएक्शन में ना अपने को भाई पता करना है इक्विलिब्रियम मिक्सचर में क्या क्या है, किस तरीके से उसको डिफाइन करना है अपने को है ना। तो अब देखो एकदम सिंपल है। अब अपन केसी को लिखने का तरीका, मतलब क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करना है वो सीखते हैं। तो लेट से मान लेते हैं अपन केसी को डिफाइन कर रहे हैं, किसको डिफाइन कर रहे हैं, केसी को। ठीक है, सबसे पहला अपने को मोल्स के टर्म में बात करना है, किसके टर्म में बात करना है, मोल्स के टर्म में। ठीक है, मोल्स के टर्म में नहीं, चलो कंसनट्रेशन के टर्म में बात कर लेते हैं, किसके टर्म में बात कर लेते हैं, कंसनट्रेशन के टर्म में। पहला एकदम ईजी केस लेते हैं कि भाई अपने को बात करना है कंसनट्रेशन के टर्म में। ठीक है, तो अगर अपने पास यहाँ पे क्या दे दें, बोल दे भाई ए है, वो कन्वर्ट हो रहा है बी प्लस सी में, किस में कन्वर्ट हो रहा है, बी प्लस सी में। तो अब देखो एट टाइम ज़ीरो पे मानते हैं, एट टाइम ज़ीरो पे इसकी ये कंसनट्रेशन होगी और इसकी तो कंसनट्रेशन कुछ बनी ही नहीं होगी। लेकिन एट टाइम टी पे बात करूँ, किस पे बात करूँ, एट टाइम टी पे, तो इसमें से ए में से एक्स कम हुआ होगा और ये एक्स बना होगा और ये एक्स बना होगा, बराबर है। तो अब इक्विलिब्रियम अगर मैं डिफाइन करूँगा ना, तो के इक्विलिब्रियम क्या आ जाएगा, कंसनट्रेशन ऑफ बी की पावर 1, क्योंकि स्टेशोमेट्री तो कुछ है नहीं। सेम यहाँ पे कंसनट्रेशन ऑफ सी की पावर 1, क्योंकि नहीं है, फिर डिवाइड बाय ए। तो अब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स डिवाइड बाय ए माइनस एक्स। ठीक है, ये के इक्विलिब्रियम या के सी आ गया, क्या आ गया, के सी आ गया। ठीक है, लेकिन अगर यहीं पे ही अपने पास कोई गैस आ जाती, क्या आ जाती, गैस, इसी इक्वेशन को ही मैं ले लेता हूँ और यहाँ पे गैस का एग्जाम्पल दे देता हूँ कि भाई ये किस में है, गैशियस फेज में है। ठीक है, ये रिएक्शन अपने पास किस में है, गैशियस फेज में। अरे यार यहाँ पे बैकवर्ड का साइन लगा लो। ठीक है, ये रिएक्शन गैशियस में है। ठीक है, फॉर गैशियस फेज। चलो एक काम करते हैं, नीचे लिख देते हैं, इसको डिलीट कर दो। अरे भाई क्यों नाटक कर रहा है ये आज, इसको भी अपडेट चाहिए क्या, चलो ठीक है अपडेट कर देंगे इसको भी। ठीक है, अगर तुम्हारे पास इन टर्म्स ऑफ या गैशियस आ जाए, क्या आ जाए, गैसेस। ठीक है, गैसेस आ जाए। दूसरा केस, गैसेस के टर्म में अपन बात करेंगे तो किसके टर्म में बात होती है, पूरी की पूरी प्रेशर के टर्म में बात होती है। किसके टर्म में बात होती है, प्रेशर। और प्रेशर में भी ना यहाँ पे एग्जामिनर अपने को सिर्फ और सिर्फ कभी कभी इनिशियल प्रेशर दिया होता है, क्या दिया होता है, इनिशियल प्रेशर। ठीक है, अब इनिशियल प्रेशर देगा, उसके टर्म में बात कराए, सिंपल, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो अगर ये अपने पास ए है, ठीक है, ए कन्वर्ट हो रहा है किस में, बी गैस में। ठीक है, और किस में कन्वर्ट हो रहा है, सी गैस में। ए भी गैस ही मान लेते हैं। तो अब देखो एट टी इक्वल टू ज़ीरो पे इसका प्रेशर पी नॉट होगा, इनिशियल प्रेशर, और यहाँ पे इसका प्रेशर एट टी पे पी नॉट में से कुछ ना कुछ एक्स प्रेशर कम हुआ होगा। ठीक है, ये एक्स बना होगा और ये भी एक्स बना होगा, इनिशियल टाइम पे ये दोनों ज़ीरो होंगे। तो आप के पी डिफाइन करोगे, क्या डिफाइन करोगे, के पी, जो कि क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ सी अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। तो मल्टीप्लाई कर लो, एक्स इंटू एक्स अपॉन पी नॉट माइनस एक्स। सिंपल, ऐसे डिफाइन कर सकते हैं अपन, है ना, सिंपल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखो एग्जामिनर ना अपने को आप फंसाने के लिए क्या करता है, और अपने को बोल देता है भाई मोल्स दे देता है, क्या दे देता है, इनिशियल मोल्स। थर्ड केस क्या दे देगा, इनिशियल मोल्स देगा, इनिशियल मोल्स। और इनिशियल मोल्स देगा ना, तो अपने को कैलकुलेशन देखो, ए कन्वर्ट करेगा बी में और यहाँ से कन्वर्ट करेगा सी में। ठीक है, अब मान लेते हैं कि भाई यहाँ पे ये ए मोल्स हैं, क्या है, ए मोल्स एट टाइम ज़ीरो पे, ये कुछ भी नहीं है। लेकिन एट टाइम टी पे ये ए में से एक्स मोल्स कम होगा और यहाँ पे एक्स बना होगा और ये एक्स बना होगा। अब के इक्विलिब्रियम जो लिखते हैं ना, ये के सी लिखते हैं, तो कैसे लिखते हैं, कंसनट्रेशन ऑफ सी की बी इंटू सी की पावर सी बी अपॉन ए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स इंटू एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। बच्चे ऐसे लिख देते हैं, और जैसे ही ये लिखते हैं ना, वैसे ही ये क्वेश्चन गलत हो जाता है। क्यों भाई, मोल्स है, कंसंट्रेशन नहीं है, तुमको वॉल्यूम भी लेना पड़ेगा यहाँ पे। और जब वॉल्यूम लोगे तो इक्वेशन कैसी बनेगी, के सी इज इक्वल्स टू एक्स बाई वी इंटू एक्स बाई वी अपॉन ए माइनस एक्स बाई वी। ठीक है, ये ऐसा आपको सॉल्व करना पड़ेगा। हाँ, वी कैंसिल होगा, उसके बाद फिर यहाँ से इक्वेशन बनेगी के सी इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय ए माइनस एक्स इंटू वी, ऐसे इक्वेशन बन जाएगी। लेकिन तुमको वी लेना है अगर तुम मोल्स के टर्म में बात कर रहे हो तो। किसके टर्म में बात कर रहे हो तो, मोल्स के टर्म में, ध्यान रखना है इसको। ठीक है, अब देखो, अब अपन ना यहीं पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिफाइन कर लेते हैं।
ताकि ज़्यादा इस पे ना जाए, और अपन मेन जब अपन ये इसी को ही डिफाइन करेंगे तो इसको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के टर्म में भी अपन डिफाइन करें। देखो लेट्स से फॉर एग्जांपल मान लेते हैं अपन कि भाई डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अपने को डिफाइन करना है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिसोसिएशन, ठीक है, इसको बोलते हैं अल्फ़ा। क्या बोलते हैं? अल्फ़ा। ये सिंपली डिफाइन होता है, इट इज़ डिफाइन एज रेशो ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड टू दी टोटल मोल्स। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूँ एक रिएक्शन ए है, वो कन्वर्ट हो रही है बी प्लस सी में। एट टाइम ज़ीरो पे ये ए है, ये कुछ भी नहीं, ये कुछ भी नहीं, लेकिन एट टाइम टी पे ये ए में से एक्स कम हुआ और ये एक्स बना और ये एक्स बना। तो अगर मेरे को यहाँ पे इसका अल्फ़ा निकालना है, क्या निकालना है? अल्फ़ा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा? अल्फ़ा इज इक्वल्स टू एक्स जो कि मोल्स डिसोसिएट हुए हैं डिवाइड बाय टोटल मोल्स ए है। तो ऐसे इसको डिफाइन कर सकते हैं अपन। तो अब यहाँ पे x इक्वल टू क्या हो जाएगा? a इंटू अल्फ़ा, सिंपल है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो एग्जामिनर ना कभी कभी अपने को अल्फ़ा दे देगा और बोलेगा कंसंट्रेशन वगैरह नहीं देगा, और अल्फ़ा दे करके बोल देगा भाई कि बताओ अपने पास किस तरीके से जाना है। तो देखो उस सब केस के लिए अपन आगे चलते हैं। अब देखो जैसे ही अपने को यहाँ पे एक रिएक्शन देगी, क्या देगा? एक रिएक्शन देगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ए है, ए जा रहा है 2b प्लस 2c में। ठीक है, या 2c की जगह अपन यहाँ पे इसको सिर्फ c कर लेते हैं। अब देखो ये क्या है? एट टाइम t पे ज़ीरो पे ये a मोल्स था, ये कुछ भी नहीं, ये कुछ भी नहीं, लेकिन एट टाइम t पे ये a में से x अमाउंट कम हुआ होगा और ये बना होगा x और ये बना होगा x, लेकिन ये x नहीं, ये 2x बनेगा। b वाला जो बनेगा 2x। क्यों 2x बनेगा? क्योंकि भाई यहाँ पे इसकी स्टीशियोमेट्री 2 है, ऊपर सब जगह अपन 1 लिए थे तो इसके लिए 1 बन रहा था, यहाँ पे 2 बनेगा। तो अब अल्फ़ा निकालना है, तो अल्फ़ा निकालोगे तो अपन क्या हो जाएगा? अल्फ़ा इज इक्वल्स टू एक्स बाय एक्स डिसोसिएट डिवाइड बाय ए। तो ये हो गया। तो x क्या हो जाएगा? x इक्वल टू अल्फ़ा इंटू ए। तो अब इसको लिख दो अल्फ़ा के टर्म में, a माइनस ए अल्फ़ा 2a अल्फ़ा और ये a अल्फ़ा। अब Kc डिफाइन करना है, तो Kc डिफाइन करने के लिए अपन क्या करेंगे? Kc इज इक्वल्स टू कंसनट्रेशन ऑफ b की पावर 2 इंटू c की पावर 1 डिवाइड बाय a। अब b की पावर क्या है? b की कंसनट्रेशन क्या है? 2a अल्फ़ा का स्क्वायर इंटू a अल्फ़ा अपॉन a माइनस a अल्फ़ा। ठीक है, तो अब यहाँ से Kc इज इक्वल्स टू 2a अल्फ़ा का स्क्वायर मतलब 4a स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर इंटू ए अल्फ़ा अपॉन ए माइनस ए अगर कॉमन निकाल लें यहाँ से तो 1 माइनस अल्फ़ा। ठीक है, तो Kc इज इक्वल्स टू ए कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4a स्क्वायर अल्फ़ा का क्यूब अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। अब देखो कुछ टीचर्स ना यहाँ पे डायरेक्ट बोल देते हैं कि 1 माइनस अल्फ़ा को 1, लेकिन भाई देखो जब कभी भी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत छोटा हो, मतलब कि मैथमेटिकली इसको तब अपन एक्सेप्ट करते हैं जब अल्फ़ा की वैल्यू लेस देन 0.05 हो, तब उस केस में क्या होता है? 1 माइनस अल्फ़ा इक्वल टू 1 होता है। ये याद रखना है आपको। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखो एग्जामिनर ना यहाँ पे नहीं खेलता है, यहाँ पे नहीं, यहाँ बच्चे निकाल लेते हैं। एग्जामिनर खेलता कहाँ पे है? प्रेशर वाले टर्म में। कौन से टर्म में खेलेगा वो? प्रेशर के टर्म में। जैसे फॉर एग्जांपल वो आपको दे देगा, क्या दे देगा? बोलेगा कि भाई एक रिएक्शन है, पहले एकदम बेसिक लेवल पे करते हैं कि भाई एक रिएक्शन है ए, वो कन्वर्ट हो रही है बी में। किस में कन्वर्ट हो रही है? बी में। ठीक है, या बी प्लस सी में मान लेते हैं। ठीक है, अब इसके इनिशियल मोल्स या कुछ भी दे देगा आपको और बोल देगा एक पी टोटल, यहाँ पे पी टोटल डिफाइन किया गया है। क्या डिफाइन किया गया है? पी टोटल। और आपको यहाँ पे बताना है के पी बताना है। क्या बताना है? के पी। तो देखो एग्जामिनर ना आपको 2 तरीके से निकलवा सकता है। एक आप केसी, आप मतलब केसी से निकाल सकते हैं, लेकिन केसी के लिए आपको क्या होना चाहिए? एग्जैक्ट कंसंट्रेशन आपको पता होना चाहिए, डिसोसिएशन परसेंट पता होना चाहिए, तब आप केसी से जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे केपी अगर आपको निकालना है तो मोल से भी आप निकाल सकते हो। किससे? मोल से। तो देखो मोल से कैसे निकालते हैं? सिर्फ और सिर्फ मोल्स के थ्रू कैसे निकालना है आपको, तो आओ मोल्स के थ्रू देखते हैं। मान लेते हैं ये ए है, एट टाइम टी पे, एट टाइम ज़ीरो पे ये ए है, ये कुछ भी नहीं। एट टाइम टी पे बात करते हैं तो ये ए माइनस एक्स होगा, ये एक्स बनेगा और ये एक्स बनेगा।
आप अल्फ़ा के टर्म में लेके जाओगे तो ए माइनस ए अल्फ़ा आ जाएगा, ये ए अल्फ़ा और ये भी ए अल्फ़ा। अब देखो यहाँ पे क्या करो तुम लोग, टोटल मोल्स सबसे पहले निकाल लो। क्या निकाल लो? टोटल मोल्स। जब टोटल मोल्स निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, ए माइनस ए अल्फ़ा प्लस ए अल्फ़ा प्लस ए अल्फ़ा। तो ये ए अल्फ़ा कैंसिल, तो टोटल मोल्स क्या आ जाएगा, ए प्लस ए अल्फ़ा। ठीक है, ये टोटल मोल्स आ गए। अब देखो अगर मैं डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग बात करूँ, किसके अकॉर्डिंग बात करूँ, डाल्टन्स लॉ। तो डाल्टन्स लॉ क्या बोलता है कि भाई किसी का भी पार्शियल प्रेशर अगर आपको निकालना है, ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इनटू पी टोटल। तो वैसे ही अपने को यहाँ पे करना है। तो के पी अगर मैं डिफाइन करूँगा तो के पी क्या हो जाएगा, के पी इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ सी अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। क्योंकि देखो बी प्रोडक्ट में बी इंटू सी अपॉन ए। तो अब देखो बी का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो बी का मोल फ्रैक्शन, तो सिंपली अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो एक्स बी इंटू पी टोटल इंटू एक्स ए इंटू एक्स ए लिख दिया मैं, एक्स सी इंटू पी टोटल अपॉन एक्स ए इंटू पी टोटल। तो पी टोटल कैंसिल। अब ये पी टोटल कैंसिल हो गया। तो अब देखो यहाँ से ही अपन क्या करेंगे, के पी इक्वल टू एक्स बी क्या होगा, एक्स मोल्स कितने हैं, ए एक्स है, सी के भी ए एक्स हैं और ए के कितने हैं, ए माइनस ए अल्फ़ा और ए माइनस ए अल्फ़ा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए अल्फ़ा इंटू पी टोटल को साइड में रखते हैं, ए अल्फ़ा डिवाइड बाय, और टोटल मोल्स कितने हैं, मोल फ्रैक्शन कैसे डिफाइन करते हैं, मोल फ्रैक्शन को अगर डिफाइन करना हो, क्यों नाटक कर रहा है भाई आज तुम, मोल फ्रैक्शन को अगर मेरे को डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करते हैं, मोल फ्रैक्शन इक्वल टू मोल्स डिवाइड बाय टोटल मोल्स, है ना, मतलब मोल्स ऑफ एनी पर्टिकुलर कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल मोल्स। तो एक्स बी को डिफाइन करेंगे तो बी के मोल्स डिवाइड बाय टोटल मोल्स, ए प्लस ए अल्फ़ा इंटू ए अल्फ़ा अपॉन ए प्लस ए अल्फ़ा, साइड में पी टोटल डिवाइड बाय ए माइनस ए अल्फ़ा अपॉन ए प्लस ए अल्फ़ा। तो देखो ए अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो गया। अब यहाँ से क्या बचा, देखो ए इंटू ए अल्फ़ा और ये नीचे आ जाएगा, तो के पी इज इक्वल्स टू ए अल्फ़ा, या सिंपली अगर मैं बोलूँ तो ए स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन ए प्लस ए अल्फ़ा, ठीक है, इंटू ए माइनस ए अल्फ़ा, ठीक, इंटू पी टोटल। तो अब देखो यहाँ से ही अगर मैं इसको डिफाइन करूँ तो ए को अगर मैं कॉमन निकाल लूँ बाहर, ठीक है, किसको बाहर निकाल लूँ, ए को कॉमन निकाल लूँ, तो दोनों साइड से ए बाहर आ जाएगा, यहाँ से भी ए बाहर आएगा। तो ये ए स्क्वायर अल्फ़ा का स्क्वायर अपॉन ए वन प्लस अल्फ़ा और ये क्या हो जाएगा, वन माइनस अल्फ़ा। यहाँ से भी ए बाहर आ जाएगा तो ए इंटू ए लिख देते, ए इंटू ए स्क्वायर कैंसिल इंटू पी टोटल यहाँ पे है। तो यहाँ से क्या आया, के पी इज इक्वल्स टू अल्फ़ा स्क्वायर इंटू पी टोटल डिवाइड बाय वन प्लस अल्फ़ा वन माइनस अल्फ़ा क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला, तो वन स्क्वायर मतलब वन माइनस अल्फ़ा का स्क्वायर। ये तुम्हारे पास रिलेशन हो जाता है, ठीक है। ये इस तरीके से तुम्हारे साथ खेलता है। तो डायरेक्ट तुमको याद रखना है क्या, कि भाई जब कभी भी कोई भी तुम्हारे पास एक इक्वेशन आए, ए गैस डिसोसिएट टू गिव बी गैस प्लस सी गैस, और उसका इनिशियल मोल्स दिया है, क्या दिया है, मोल्स दिया है, और पी टोटल दिया है, क्या दिया है, पी टोटल, और तुमको पूछ लिया भाई कि के पी बताओ, तो के पी के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए कि के पी इज इक्वल्स टू अल्फ़ा स्क्वायर पी टोटल डिवाइड बाय वन माइनस अल्फ़ा स्क्वायर। ये अपने पास होना चाहिए। लेकिन एग्जामिनर ना एक और टाइप के क्वेश्चन में अपने साथ खेलता है, एक और टाइप के क्वेश्चन में, जैसे अपने को यहाँ पे दे देगा, बोलेगा भाई कि भाई यहाँ पे अपने पास ए है जो कि डिसोसिएट कर रहा है टू बी में। अब बताओ, तो देखो ये इनिशियली ए था, कुछ भी नहीं, ए माइनस एक्स और यहाँ पे ये टू एक्स बनेगा, तो ये ए माइनस ए अल्फ़ा हो जाएगा और ये टू ए अल्फ़ा हो जाएगा। अब देखो जब तुम के पी डिफाइन करोगे ना इसका, तो के पी इक्वल टू क्या होगा, बी का पार्शियल प्रेशर ऑफ बी का स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। आप यहाँ से टोटल मोल्स निकालो, तो टोटल मोल्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल मोल्स इक्वल टू ए माइनस ए अल्फ़ा प्लस टू ए अल्फ़ा। तो अब यहाँ से क्या आ जाएगा, ए प्लस ए अल्फ़ा, सेम ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर मतलब एक्स बी का मोल फ्रैक्शन लिखो, तो टू ए अल्फ़ा का स्क्वायर अपॉन ए प्लस ए अल्फ़ा, ठीक है, इंटू पी टोटल का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन पी ए, तो ए माइनस ए अल्फ़ा
इंटू ए प्लस ए अल्फ़ा। देखो इसको भी सॉल्व करोगे, जब इसको आप सॉल्व करोगे ना तो आपके पास इक्वेशन क्या आएगी, देखो सिंपल इक्वेशन मैं बता रहा हूँ डायरेक्ट। तो ये के पी इक्वल टू 4, या सॉल्व ही कर लेते हैं, 4 ए स्क्वायर अल्फ़ा का स्क्वायर अपॉन ए माइनस ए अल्फ़ा इंटू ए प्लस ए अल्फ़ा, ठीक है, इंटू पी टोटल। यहाँ पे पी टोटल भी है तो पी टोटल कैंसिल। तो अब जब इसको सॉल्व करोगे तो के पी इक्वल टू क्या आएगा, 4 अल्फ़ा का स्क्वायर पी टोटल अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा का स्क्वायर। ऊपर वाली इक्वेशन में 4 नहीं था और यहाँ पे 4 है, तो इस बात का बस आपको ध्यान रखना होता है। अब देखो एग्जाम में ना कभी कभी आपको ही जब कभी भी मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर पूछ लेता है, क्या पूछ लेता है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर, मतलब वेपर डेंसिटी वगैरह से रिलेट करवाता है, तो उससे केस में कैसे निकालते हैं। तो बच्चे देखो आपको मतलब वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला तो पता ही होता है, वेपर डेंसिटी इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ एनी गैस डिवाइड बाय 2। लेकिन अपन रिएक्टेंट के लिए बता सकते हैं, किसके लिए बता सकते हैं, रिएक्टेंट के लिए। तो अपन मिक्सचर के लिए तो नहीं बता सकते ना, तो यहाँ पे एक रिलेशन डिराइव करना होता है अपने को, जो कि मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। क्या होता है वो, अल्फा इक्वल टू डी माइनस डी अपॉन एन प्लस वन इंटू डी। ये तुम्हारे पास रिलेशन होता है। क्या होता है ये रिलेशन। अब देखो यहाँ पे स्मॉल डी और कैपिटल डी क्या है, तो कैपिटल डी जो होता है ना वो होता है वेपर डेंसिटी ऑफ रिएक्टेंट, और ये क्या होता है, वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर, ठीक है। या सिंपली बोल सकते हैं, एक को कैलकुलेटेड बोल सकते हैं या थ्योरेटिकल बोल सकते हैं, और एक को ऑब्जर्व बोल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये रिएक्टेंट की कैलकुलेट कर सकते हो आप, तो इसको आप थ्योरेटिकल बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, थ्योरेटिकल। और ये मिक्सचर की कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे तो इसको जो ऑब्जर्व करोगे उसको ये बोल सकते हैं। तो आप इसी को ही आप चाहो तो मॉलिक्यूलर मास में भी कन्वर्ट कर सकते हो। सिंपली वेपर डेंसिटी मॉलिक्यूलर मास बाय 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप मॉलिक्यूलर मास में उसको कन्वर्ट करोगे तो क्या आ जाएगा, अल्फा इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास थ्योरेटिकल माइनस मॉलिक्यूलर मास ऑब्जर्व्ड डिवाइड बाय n माइनस 1 इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑब्जर्व्ड। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो इस चैप्टर का जो होता है लास्ट पार्ट जो बचता है वो बचता है ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या बताता है। अब देखो ली चैटलियर प्रिंसिपल बताता है आपको कि भाई रिएक्शन में अगर थोड़ा बहुत चेंजेस जो होगा उसकी वजह से रिएक्शन कौन से साइड शिफ्ट होगी, मतलब प्रोडक्ट साइड शिफ्ट होगी, रिएक्टेंट साइड शिफ्ट होगी, है ना, इस बारे में वो बताता है। तो अगर इस बारे में अपने को देखना है तो देखो सबसे पहले अपने को देखना है इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। तो अगर मेरे को इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन देखना है तो सिंपली भाई देखो एक क्या होता है, रिएक्टेंट होता है और एक प्रोडक्ट होता है। क्या होता है, प्रोडक्ट। अगर कंसंट्रेशन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगी, क्या करेगी, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगी, तो ऑब्वियस सी बात है रिएक्शन कहाँ पे जाना पसंद करेगा भाई, ऑब्वियस सी बात है फॉरवर्ड जाएगा, रिएक्शन विल मूव फॉरवर्ड डायरेक्शन। रिएक्शन कहाँ पे जाएगा, गोस इन फॉरवर्ड, या रिएक्शन विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड, मतलब प्रोडक्ट के साइड जाएगा। कहाँ पे जाएगा, प्रोडक्ट के साइड। अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई, ठीक है, इंक्रीज हो गई, तो वो क्या करेगा, रिएक्शन कहाँ पे जाएगा, शिफ्ट इन, क्योंकि उसको अपने आप को बैलेंस करना है ना ताकि इक्विलिब्रियम में आ सके, तो ये बैकवर्ड आ जाएगा। सिंपल है ना। अब देखो नेक्स्ट है अपने पास इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। क्या है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो अगर टेम्परेचर की बात करेंगे तो टेम्परेचर में भाई अपने को पता है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ऊपर बताया था आपको कि टेम्परेचर में अपने को एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक देखना होता है। तो अगर मैं बात करूँ कि अगर मेरा प्रोसेस एंडोथर्मिक होगा, क्या होगा, एंडोथर्मिक, तो सिंपली जनरलाइज वे में बात करूँगा कि अगर टेम्परेचर बढ़ता है, अगर मेरे पास एंडोथर्मिक है, क्या है, एंडोथर्मिक, और अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहा हूँ, कहाँ पे कर रहा हूँ, इंक्रीज़ कर रहा हूँ, तो रिएक्शन जो इक्विलिब्रियम होगा ना, इक्विलिब्रियम जो होगा वो कहाँ पे शिफ्ट करेगा, एंडोथर्मिक साइड में शिफ्ट करेगा। लाइक सिंपल, अगर चलो मैं ऐसे नहीं, मैं ऐसे लिख देता हूँ, ऐसे में लिख देता हूँ कि भाई मेरे पास एक रिएक्शन है, ए गिव्स बी और प्लस एक यहाँ पे छोटा सा अमाउंट का हीट रिलीज कर रहा है, तो मतलब ये रिएक्शन क्या हो गई, अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में आ रही है तो एक्सोथर्मिक है, कौन सी है, एक्सोथर्मिक, और बैकवर्ड में एंडोथर्मिक है। तो अगर तुम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करोगे, किसको, टेम्परेचर को इंक्रीज़ करोगे, इंक्रीज़, तो जनरली जो रिएक्शन होगी
वो क्या होगी, वो एंडोथर्मिक डायरेक्शन में आएगी, मतलब कहाँ पे आएगी, बैकवर्ड आएगी, कहाँ पे आएगी, बैकवर्ड आएगी, कहाँ पे आएगी, बैकवर्ड। और अगर टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा, टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज़ होगा, तो रिएक्शन कहाँ पे जाएगी, एक्सोथर्मिक डायरेक्शन में, मतलब कहाँ पे जाएगी, फॉरवर्ड जाएगी। मैं ऊपर वाली रिएक्शन के केस के लिए बता रहा हूँ फॉरवर्ड और बैकवर्ड, वरना ऐसा ना हो रिएक्शन उल्टा दी हो एग्जामिनर ने और तुम उसको कुछ और मान लो, ठीक है, ऐसा नहीं, ठीक है, उस हिसाब से देख लेना, ठीक है। अब देखो इफेक्ट ऑफ प्रेशर और वॉल्यूम, इफेक्ट ऑफ प्रेशर और वॉल्यूम देखो। नेक्स्ट क्या है अपने पास, थर्ड, इफेक्ट ऑफ प्रेशर और वॉल्यूम। तो देखो सबसे पहले प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन में बता दूँ, P इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V होता है, मतलब V पे जो भी होगा वो उसका उल्टा P पे होगा। तो अगर मेरा वॉल्यूम का केस में लेता हूँ कि वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है, क्या हो रहा है, इंक्रीज़, तो इसका मतलब सिंपली मैं बोलूँगा तो प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, क्या हो रहा है, डिक्रीज़। तो जब कभी भी वॉल्यूम बढ़ेगा तो अपने को यह पता होना चाहिए कि वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स होता है। तो रिएक्शन कहाँ पे शिफ्ट करेगी, टूवर्ड्स मोर, रिएक्शन विल शिफ्ट टूवर्ड्स मोर नंबर ऑफ मोल्स की तरफ, कहाँ की तरफ, मोर नंबर ऑफ मोल्स की तरफ। वही अगर मैं क्या करूँगा, वॉल्यूम को कम करूँगा, वॉल्यूम को क्या करूँगा, कम करूँगा, और प्रेशर को बढ़ाऊँगा, क्या करूँगा, बढ़ाऊँगा, तो रिएक्शन कहाँ पे जाएगी, रिएक्शन विल शिफ्ट टूवर्ड्स लेस नंबर, उल्टा, क्योंकि वॉल्यूम कम हो रहा है तो लेस नंबर की तरफ जाएगा, है ना। रिएक्शन विल शिफ्ट टूवर्ड्स लेस नंबर ऑफ मोल्स की तरफ, किसकी तरफ, लेस नंबर ऑफ मोल्स की तरफ। नेक्स्ट अपना होता है कि भाई इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट, फोर्थ जो है क्या है, इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट। तो इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे ये नो इफेक्ट होता है, नो इफेक्ट, बस ये फ़र्क किस पे करता है तो बता देता हूँ। ये इट हेल्प्स टू अटेन इक्विलिब्रियम अर्ली, इट हेल्प्स टू अटेन इक्विलिब्रियम फास्टर, ठीक है, जल्दी करने में लाता है। और सेम ऐसे ही देखो पांचवी की अगर मैं बात करूँगा, किसकी बात करूँगा, पांचवी की। तो पांचवा है एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। जब कभी भी आप इनर्ट गैस ऐड करते हो, क्या ऐड करते हो, इनर्ट गैस, तो इसमें भी दो तरीके में हो सकता है। एक कि भाई आप वॉल्यूम को कांस्टेंट रख के ऐड करो, किसको कांस्टेंट करो, वॉल्यूम कांस्टेंट रखो और फिर ऐड करो। तो जब कभी वॉल्यूम कांस्टेंट रखोगे तो आपका ये नो इफेक्ट होगा, क्या होगा, नो इफेक्ट, ठीक है। लेकिन वही अपन क्या करेंगे, अगर मैं कांस्टेंट प्रेशर कर दूँ, क्या कर दूँ, कांस्टेंट प्रेशर कर दूँ। अगर भाई कांस्टेंट प्रेशर कर रहे हैं तो इसका मतलब वॉल्यूम क्या है, वेरिएबल है, यहाँ पे वॉल्यूम क्या है, वेरिएबल है। तो अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो रिएक्शन कहाँ पे शिफ्ट होगी, मोर नंबर ऑफ मोल्स की तरफ। और अगर वॉल्यूम कम होगा तो कहाँ पे शिफ्ट करेगी, लेस नंबर ऑफ मोल्स की तरफ, ठीक है। तो ये तुम्हारा पूरा केमिकल इक्विलिब्रिया का वन शॉट वीडियो था। अब इसमें आपको क्या करना है, आपको बस जस्ट PYQ सॉल्व करने हैं। कोई क्वेश्चन डाउट होते हैं तो आप मेरे को टेलीग्राम पे टेक्स्ट कर सकते हैं, मैं आपको रिवर्ट कर दूंगा एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। तो आज के लिए बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।